नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी के रंग तभी दिखाई देते हैं जब हम रोशनी में होते हैं। अंधेरे में तो सब काला ही दिखाई देता है, लेकिन अगर सोच ही अंधी हो तो अच्छे से अच्छा विचार भी जिंदगी में उजाला नहीं भर सकता। শোনো না, কোথায় তুমি? ऐसा कौन सा अर्जेंसी आ गया कि तुम शादी में नहीं गए? हाँ, और विशुदा कहाँ है? विशुदा को मैं शादी के पंडाल के बाहर छोड़ा है, वो आ जाएगी कल सुबह तक। अच्छा ठीक है, तुमको आने में कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा, मैं भी आ जाऊंगा 3-4 घंटे में। चिंता मत करो, तुम सो जाना, ठीक है? ठीक है। हेलो, और एक छोटी भी है, शुरू भी, वो कोलकाता में है। आप कहाँ रहते हैं? इसी कॉलोनी में, थोड़ी दूरी पे। विशुदा जी, आप रात में कहाँ थी? हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, मैं वहीं गई हुई थी। आपके पेरेंट्स नहीं गए थे शादी में? माँ का शरीर खराब था, बाबा गए थे, लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया। जब मैं लौट रही थी तो चाचा का फोन आया था। जी, मुझे तो वो कन्हई ने बताया था। कन्हई कौन? दादा की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सर, लगता है सारे मर्डर लूट के इरादे से किए गए हैं और सबको एक ही तरीके से मारा गया है। शायद किसी भारी चीज से वार किए गए हैं सबके सर पे। भूत प्रेत, काला जादू, ये सब तो अंधविश्वास के हथकंडे हैं। हत्या तो इंसान ही इंसान की करता है। प्रमिला, सुकेंदु और उनके सर्वेंट गणेश की हत्या भी किसी काले जादू का नहीं, बल्कि किसी की काली नीयत का ही परिणाम थी। साहब, हम जब सुबह आया घर पे तो दरवाजा खुला हुआ था, तो हमने उनके भाई को बताया। तुम तो सुकेंदु जी की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो ना? जी। तो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? हम यहाँ रोज दूध देने के लिए और मालकिन की पूजा के लिए फूल देने के लिए आता है। बनर्जी, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, क्या हो गया माँ को? सर, मैं विशुदा का हस्बैंड हूँ और ये उसकी छोटी बहन सुरभि। आप लोग भी कोलकाता में रहते थे? ना सर, मैं आसनसोल में ही रहता हूँ। सुरभि को पिक करने स्टेशन गया था। सर, आसपास का एरिया सर्च किया,
कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है और लोगों से पूछताछ की, तब भी इस घर में किसी आने जाने वाला का कोई क्लू नहीं मिला। तो फिर डॉग स्क्वाड को बुलाओ। अगर ये काम इसी एरिया के किसी आदमी का है तो हो सकता है कोई लीड मिले। पता करो इस एरिया में कोई चोर उचक्का या शुकेलू से जुड़ा कोई आदमी रहता है क्या? सर सर, कन्हई भी इसी बस्ती में रहता है। कन्हई कहाँ है? क्या हो लोग, वो तो यहाँ नहीं है। मनीषा, तलाशी लो घर की। उधर देखो। सर और ये कैश भी। नहीं बोलेगा? बोल। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो वो गहने और पैसे तेरे घर से क्यों मिले? साहब, वो सुबह सुबह हम घर गया तो मालकिन को सेठ जी को मरा हुआ देखा तो मेरे मन में लालच आ गई साहब। साहब, मैंने सिर्फ चोरी की, किसी को मारा नहीं है। सच सच बोल दे, वरना सच उगलवाना हम जानते हैं। साहब, उस बस्ती में तरुण भी तो रहता है, वो मार सकता है सेठ जी को। तो तरुण क्यों मारेगा? 3 महीने पहले सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में। माफ कर दो सेठ जी, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। हमको नौकरी से मत निकालो। बस तरुण, अब तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता मैं। जाओ मेरी जाओ देखे, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। जाओ। फिर उसे किसी ने काम नहीं दिया, लेकिन वो 2 महीने पहले दोबारा सेठ जी के पास आया काम मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी को उस पर तरस आ गया। सेठ जी, हमको हमारा गलती का एहसास हो गया सेठ जी। हम आपके पाँव पकड़ता है सेठ जी, हमको खाली एक मौका दे दो। ए, उठ उठ। सेठ जी, देखो, हम तुमको सुपरवाइजर तो नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, अगर दिहाड़ी मजदूर करके काम करना चाहते हो तो आ सकते हो। जिस दिन आओगे 150 रुपए दूंगा। 150 रुपया? हाँ, 150 रुपया। वो हाँ तो बोल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नफरत पाता था सेठ जी के लिए, क्योंकि सेठ जी ने उसे सुपरवाइजर से दिहाड़ी मजदूर बना दिया था। बहुत कड़वा बोलता था वो सेठ जी के बारे में। गनीमत है कि सेठ जी ने तुझे जेल नहीं भेजा और दोबारा काम पे भी रख लिया। तो क्या एहसान किया? साला हमको सुपरवाइजर से दिहाड़ी मजदूर बना दिया, हमारा मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। देखना, एक ना एक दिन सुकेंदु सेठ को हम उसका औकात जरूर दिखा देगा उसको। मुझे पक्का यकीन है उसी ने ही सेठ जी को मारा होगा। चोरी के इल्जाम में निकाले गए चोर ने सिर्फ हत्या की और तूने चोरी। बेवकूफ समझता है हमें। सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। ये तरुण के घर की तलाशी लो और उसको बुलाओ, और हाँ, ये शुकेंदु के भाई को भी बुलाओ। सब। पकड़ो सर। अरे सर, अरे क्या अरे क्या खोद रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं। ले चलो सर। अरे कहानी दिखा रहा हूं ना, क्या है? अरे बताइए तो सही। हाँ सर, मैं भी शुकेंदु दादा के साथ काम करता था। ये तरुण कौन है? सुपरवाइजर था, पर सर माल के लेन देन में घपला किया तो उसे निकाल दिया था। पर सर दादा बहुत दयालु थे, जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसे परमानेंट तो नहीं किया, पर हाँ दाढ़ी मजदूरी पे रख लिया था। नफरत तो होगी तुझे अपने सेठ से, सुपरवाइजर से तुझे दिहाड़ी मजदूर जो बना दिया था। नफरत नहीं है साहब,
हम तो उनका एहसान मानता था। सब कुछ भुलाकर सेठ जी ने हमको वापस काम दिया साहब। तो तूने घपला किया था? हाँ, लेकिन अब हम सुधर गया है साहब। सुधर गए या अपने सेठ को मार के बदला ले लिया? ना साहब, वो कन्हई झूठा आरोप लगा रहा था साहब हम पर। हम कुछ नहीं किया साहब। तो फिर जिस रात तेरे सेठ सुकेंदु का मर्डर हुआ उस रात तू कहाँ पर था? हम अपना घर पर था साहब। चाहो तो आप हमारा पत्नी से पूछ लो। साहब वो उस दिन घर पर ही थे। वो चाहते तो चोरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। घर में खाने को राशन तक नहीं है। आप अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? चुप हो जाओ दीदी। विशुदा, सौरभी, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पे चलो। हमें नहीं जाना। देखो विशुदा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अब इस हालात में, इस माहौल में तुम दोनों अकेले कैसे रहोगे इस घर में? अब इस घर में कोई नहीं है। प्लीज मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो, तुम जा सकते हो। सर, तरुण के घर से ऐसा कुछ नहीं मिला जो इन मर्डर्स में उसका हाथ होने का कोई लीड थे। ये भी साफ है कि तरुण जरूरतमंद है। अगर ये मर्डर उसने किए होते तो वो चोरी भी कर सकता था, लेकिन चोरी कन्हई ने की। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कन्हई मर्डर चार्ज से बचने के लिए तरुण को दोषी ठहरा रहा हो सकता है सर, लेकिन बहुत मानने के बाद भी कन्हई ये नहीं कबूल रहा कि ये मर्डर उसने किए हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि कन्हई ने सिर्फ चोरी की, लेकिन मर्डर तरुण के बजाय किसी और ने, क्योंकि सुकेंदु बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हो सकता है काफी दुश्मन हो उसके। लेकिन बनर्जी, हत्या सिर्फ सुकेंदु या उसकी बीवी की नहीं हुई है, उनके नौकर गणेश की भी हुई है। इस गणेश से लेकर सुकेंदु के घर वालों के सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता लगाओ सुकेंदु के परिवार में, रिश्तेदार में, व्यापार में ऐसा कौन है जिसके पास इन सबको मारने का मोटिव हो सकता है। सर, इस ट्रिपल मर्डर को सुलझाने के लिए सुकेंदु और उसके परिवार के दुश्मनों का पता लगाया जा रहा था, लेकिन वो औरत कौन थी जो काला जादू को इन हत्याओं की वजह ही नहीं मान रही थी, बल्कि इन हत्याओं से खुश भी थी? क्या उस औरत का सुकेंदु के परिवार से कोई कनेक्शन था? सर, बस्ती वालों से पता चला है कि सुकेंदु के छोटे भाई देवेश की बीवी शांति सुकेंदु और उसकी बीवी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि 2 महीने पहले देवेश के बेटे वरुण की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई थी। तब से शांति को लगता है कि सुकेंदु की बीवी प्रोमिला ने ही उसके बेटे को जहर देके मारा था, और तब से शांति लगातार एक तांत्रिक से मिल भी रही थी। सर, कौन तांत्रिक? सर, ये तो नहीं पता कि यह तांत्रिक कौन है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है। हटिए। कहाँ है? आइए सर, अंदर बंद करके रखा हमने। रुकिए। हटिए, रास्ता दीजिए। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको अपने काले जादू से भस्म कर दूंगी। तेरे पूरे परिवार का नाश कर दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मैंने ही काला जादू करवाया उन पे, इसीलिए उनकी हत्या हुई। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे काले जादू ने नहीं, तूने हत्या की है उनकी। सर, जब से हमारा बेटा मरा है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा क्या हुआ तो जो उसे लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बौदी नहीं मारा था? 2 महीने पहले वरुण की तबीयत बहुत खराब थी। और सर, हमारी बौदी जो है वो बहुत धार्मिक थी। वो मंदिर से वरुण के लिए प्रसाद लाई थी। देख, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, खा ले, जल्दी से ठीक हो जाएगा। शांति, तू चिंता मत कर, प्रसाद दिया ना मैंने, जल्दी से ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। उसके बाद वरुण को फूड पॉइजनिंग हो गया। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बस सर, तभी से शांति को लगता है कि बौदी ने वरुण को मारने के लिए टोना टोटका किया है, और सर इसीलिए वो टोना टोटका करके उनसे बदला लेने की सोच रही है। कौन से तांत्रिक के पास जाती थी वो? सर, वो हाईवे के पास उसकी कुटिया है।
जाके गुड़िया गाड़ी थी उन पापियों के आंगन में, इसीलिए वो मर गए। सर, हो सकता है शांति ने अपने अपराध को टोटके का नाम देके ये गुड़िया यहाँ पर गाड़ दी हो। लेकिन यह भी समझना होगा कि तांत्रिक भागा क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं तांत्रिक ने अपने टोटके को सच साबित करने के लिए यह मर्डर किया और फरार हो गया। यह साफ था कि शांति सुकेंदु और उसके परिवार का अनर्थ चाहती थी, लेकिन तांत्रिक का फरार होना उसे भी सस्पेक्ट बना रहा था। शांति के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, पर सुकेंदु के परिवार को तबाह करने की मंशा रखने वाले और भी थे, लेकिन बुरा चाहने वालों की छटनी होनी अभी बाकी थी। बाबा, बेटा, तू जानती है तेरी काकी कैसी है। उसने टोटका जरूर किया है, पर बेटा मारने वाला कोई और है। लेकिन वो कौन है काका? मर्डर का टाइम? सर, गणेश और प्रोमिला की हत्या रात 11 से 12 बजे के बीच हुई और रात 11 बजे तक सुकेंदु की फोन की लोकेशन शादी के वेन्यू की थी और ठीक 12:30 बजे तक सुकेंदु का फोन हीरापुर एरिया में एक्टिव था। सर, पता चला है सुकेंदु का एक छोटा भाई भी है। रात 12:30 बजे तक सुकेंदु का फोन जिस एरिया में एक्टिव था उस एरिया में उसके भाई का एक आश्रम है। आश्रम? वो सन्यासी है सर, भगवान की तरह पूछते हैं लोगों से, विजय बाबा के नाम से जानते हैं। ये देखिए सर, उस तांत्रिक की कुटिया उसके आश्रम से ज्यादा दूर नहीं। बनर्जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिजॉय बाबा का इस तांत्रिक के साथ कोई कनेक्शन हो? लेकिन सर, तांत्रिक के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन सर हो भी सकता है। सर, बिजॉय बाबा की ये बात भी अजीब है, उनके भाई और बौदी को मरे 3 दिन हो गए, लेकिन वो उन्हें देखने तक नहीं आए। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? एक काम करो, उनको बाहर ही रोको, मैं आता हूं। जी साहब, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। प्रणाम सर। प्रणाम। जी बोलिए। विजय बाबा से मिलना है। जी वो तो अभी नहीं मिल सकते, वो अभी ध्यान में, और उन्होंने किसी को भी मिलने से मना किया। आपका परिचय? पापौन। जी मैं उनका शिष्य हूँ। फिर कब मुलाकात होगी उनसे? वो जैसे ही ध्यान से बाहर आएंगे मैं उनसे पूछ के आपको सूचित कर दूंगा। उस बिजॉय बाबा की हमसे ना मिलने की वजह ध्यान ही है या फिर कुछ और है? इस बिजॉय बाबा को समझना पड़ेगा। देवेश को बुलाओ, हो सकता है अपने भाई के बारे में वही कुछ बताए। सर, विजय भले सुकेंदु दादा से छोटा था, पर दादा उसे अपना गुरु मानते थे। विजय बचपन से ही धार्मिक था। वो जब 19 साल का था तो उत्तराखंड चला गया, और सर जब 6-7 साल के बाद वापस आया तो संन्यास धारण कर चुका था। और सर उसे आश्रम बनाने के लिए जमीन दादा ने ही दी थी। हमने सुना है सुकेंदु ने आपके लिए भी काफी कुछ किया था, लेकिन आप पिछले 2 महीने से उसके यहाँ काम नहीं कर रहे थे। हाँ सर, वो अपनी बीवी की वजह से। सर उसने मुझसे जिद की कि मैं दादा और बहूदी से कोई संबंध ना रखूं, और सर इस बात से दादा और बहूदी भी बहुत दुखी थे। एक तरफ ये तांत्रिक की चेली शांति, दूसरी तरफ ये बिजॉय बाबा। सुकेंदु परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई कहानी है। सर, इन हत्याओं का मोटिव किसी न किसी घरवाले से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि पैसा और जायदाद तो सिर्फ सुकेंदु नहीं बनाया, बाकी सब लोग तो उनके आगे पीछे घूमने वाले ही लगते हैं। ये सुकेंदु के पूरे परिवार की हिस्ट्री निकालो, सुकेंदु के बिजनेस का भी एंगल इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है उसके काम से ही जुड़े किसी आदमी ने सुकेंदु से दुश्मनी निकाली हो। सर, तांत्रिक का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था, और वहीं यह भी खंगाला जा रहा था कि कहीं सुकेंदु और उसके परिवार से रंजिश निकालने वाला उसके कामकाज से जुड़ा कोई शख्स तो नहीं था, और सुकेंदु के पारिवारिक मसलों को भी इस अपराध से जोड़कर देखा जा रहा था। सर, हत्या से थोड़े दिन पहले सुकेंदु अपनी बेटी विशुद्धा को उसके पति के घर से ले आया था।
वो चाहता था कि उसकी बेटी अपने पति नौरेन को तलाक दे दे। इस सिलसिले में वो एक वकील से भी मिल रहा था। सर, नौरेन मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करता था क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे पाई। पहले तो बाबा ने नौरेन को एक मौका दिया, लेकिन फिर एक दिन अचानक मुझे घर ले आए और बोले कि मैं नौरेन से तलाक दिलवा दूंगा। नहीं सर, मैं वसुधा श्री में खुद से अपसेट था। अब मियाँ बीवी के बीच में अगर बच्चा ना हो तो थोड़ी बहुत तो खिटपिट होती रहती है सर। लेकिन उसी बात का बाबा ने बतंगड़ बना दिया और विशुदा को घर से ले गए। मैं तो सिर्फ उसको अपने लाइफ में वापस लाना चाहता था, अपने घर में वापस लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और इसी नफरत में तुमने उन लोगों को मार दिया। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं थोड़ा अपसेट था, लेकिन उनसे नफरत थोड़ी करता था। सुकेंदु के दोनों भाई बिजॉय और देवेश की पत्नी शांति के बाद अब सुकेंदु के दामाद नरेन पर भी नजर रखी जा रही थी और बहुत जल्द सुकेंदु की छोटी बेटी शक के घेरे में आने वाली थी। शुरोभी, पापा उनसे मिलने जा रही हो तुम? जब आप जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? बाबा ने मना किया था ना तुमको पापा से मिलने के लिए। हाँ, वो नहीं रहे तो कम से कम उनकी कही हुई बात का तो मान रख लो। देखो दीदी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, ठीक है? दीदी पैसे। मुझसे पैसे मांगेगा तू? अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो काला जादू करके भस्म कर दूंगी तुझे। मेरी ताकत को जानता नहीं है तू। सर, नौरेन को भूमि होटल के पास एक लड़की के साथ देखा गया। कौन लड़की? ये तो नहीं पता लगा, लेकिन हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और इसी वजह से सुकेंदु विशुदा को लेकर आया होगा। लेकिन विशुदा ने यह बात हमें पहले बताई क्यों नहीं? अगर नौरेन का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका सुकेंदु और उसकी बीवी को मारने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? सर, मोटिव का तो पता नहीं, लेकिन विशुदा की छोटी बहन शुरोभी का एक झूठ सामने आया है। सर, हमें बताया गया था कि जिस रात मर्डर हुआ उस समय शुरोभी कोलकाता में थी। एक छोटी भी है, शुरोभी, वो कोलकाता में है। लेकिन शुरोभी के फोन की लोकेशन के हिसाब से वो आसनसोल में ही थी और उसकी एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी और इन दोनों फोन की लोकेशन आसनसोल की ही थी। पता करो कहीं वो नंबर नौरेन का तो नहीं है। सर, शांति, ये सब नहीं होगा मुझसे। एक बार कहा ना, करना पड़ेगा। मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी समझ से तो बाहर होती जा रही हो तुम। लेक्चर मत दो, जितना कहा है उतना करो। सर, ये नौरेन का नाजायज रिश्ता नहीं, कुछ और ही लगता है। रोज नई नई लड़कियों के साथ दिखता है और एक हैरानी की बात पता चली है कि ये नौरेन और बिजॉय बाबा के बीच में अक्सर बहुत बातें होती हैं, लेकिन शुरोभी जिस नंबर पर कॉल करती है वो नंबर नौरेन नहीं बल्कि पापोन के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये पापोन कौन है? बिजॉय बाबा का शिष्य। सर, पता चला है कि शुरोभी का आश्रम में बहुत आना जाना है। आपकी बहन शुरोभी घर पे है? वो तो काम से बाहर गई हुई है। पापोन को जानती हैं आप? वो शुरोभी पापोन से प्यार करती है साहब। पहले तो बाबा को पापोन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले बाबा ने शुरोभी को पापोन से मिलने के लिए मना कर दिया। शुरोभी, कंडीशना चुप। कि देखो लाभ नहीं शुरोभी, रोने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा है तुम पापों से नहीं मिलोगी, मतलब नहीं मिलोगी, समझी ना तुम? ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हारे बाबा ने शुरोभी को पापोन से मिलने से मना कर दिया? वो तो उन्होंने कभी नहीं बताया साहब। तुम्हारे बाबा उस रात आश्रम में क्यों गए थे? वो तो अक्सर वहाँ जाते थे, लेकिन कभी रात को नहीं गए और ये बात हमें भी नहीं समझ में आया। तुम्हारे पति नौरेन की बिजॉय बाबा से बहुत बातचीत होती है। विजय चाचा को नौरेन बचपन से जानता है, उनका अच्छा दोस्त है, तभी हम में प्यार हुआ, लेकिन हमारा रिश्ता निभ नहीं सका। बनर्जी, पापोन और शुरोभी से मिलने से पहले इस बिजॉय बाबा से मिलना पड़ेगा, फिर अब चाहे वो किसी ध्यान में हो या किसी मुद्रा में। सर आप कहाँ जा रहे हैं? बिजॉय बाबा जी से मिलना है। सर गुरुजी ध्यान में है, वो आपसे नहीं मिल सकते? तोड़ दो उनका ध्यान।
सर गुरुजी का ध्यान ऐसे नहीं टूट सकता। तो हम तोड़ देते हैं उनका ध्यान। रुकिए, आ रहा हूं मैं। उस रात शुकेंदु आपके आश्रम में आए थे? जी हाँ, आए थे। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक थे, बाद में चले गए। इतनी रात को उनके यहाँ आने की वजह? उन्हें कुछ तनाव था, उनके लिए पूजा करवानी थी। कैसा तनाव? सांसारिक तनाव। हालांकि मैंने उन्हें समझाया कि गृहस्थाश्रम है तो तनाव तो होना ही है, लेकिन फिर भी उनकी मन की शांति करने के लिए मैंने यज्ञ करवाया और बाद में वो चले गए। और आपके यज्ञ के बाद वो अपने घर गए जहाँ उनका मर्डर हो गया। क्या कनेक्शन है आपके यज्ञ और उनके मर्डर के बीच में? अभी मैं कैसे बताऊं सर? अपने भाई की मौत की खबर सुनकर अफसोस तो हुआ ही होगा। मैंने संसार की मोह माया का त्याग किया है। मेरे लिए हर मानव एक समान है। जैसे आप हो वैसे ही मेरा भाई, वैसे ही ये सब अन्य। और जनन मरण तो संसार का नियम है, उसे भला कौन टाल सकता है? आपके भाई अपनी मौत नहीं मरे हैं, मर्डर हुआ उनका। बनर्जी, इसे जानते हैं आप? जी नहीं, है तो कोई तांत्रिक लगता है। मेरा संपर्क तो साधु संतों से है, ऐसे तांत्रिकों से नहीं। सर मुझे नहीं लगता शुकेंदु को कामकाज का कोई तनाव होगा। मैंने उसका अकाउंट चेक किया, उसका काम तो काफी अच्छा चल रहा था। ये शुकेंदु उस रात घर से शादी के लिए निकला था, फिर अचानक शादी छोड़कर आश्रम जाने की क्या वजह हो सकती है उसकी? सर नौरेन, लड़कियां, आश्रम और विजय बाबा, कहीं ये एंगल प्रोस्टिट्यूशन से तो नहीं जुड़ा? ये नौरेन जिन जिन भी लड़कियों के साथ देखा गया है, पता करो उन लड़कियों का आश्रम या विजय बाबा से क्या कनेक्शन है। और ये श्रोबी और पापोन को भी बुलाओ। ये हत्या वाली रात उनके आसनसोल में होने का क्या राज है, ये हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है। सर शांति का पति देवेश आया है, बोला शांति नहीं मिल रही है। सर मेरी बीवी शांति आधी रात को पता नहीं कहाँ चली गई। सर बहुत ढूंढा मैंने उसे, पर कहीं नहीं मिल रही। शांति का गायब होना किसी नए अपराध का अंदेशा था। शांति की तलाश के साथ साथ सुकेंदु का दामाद भी नजर में था, और बहुत जल्द सुकेंदु के छोटे भाई विजय का नया किरदार भी सामने आने वाला था। लेकिन पहले सुकेंदु की छोटी बेटी सुरभि की भूमिका को खंगाला जा रहा था। तो तुम आश्रम में पापोन से मिलने जाती थी? सर मैं प्यार करती हूँ पापोन से। और तुम्हारे बाबा खिलाफ थे इस रिश्ते के, और हत्या वाली रात तुम कोलकाता में नहीं थी, तो क्या समझा जाए? हाँ सर, उस रात मैं पापोन के साथ थी और मैंने बाबा से भी झूठ बोला। तुमने सिर्फ झूठ ही बोला या फिर उनको मार भी दिया? क्योंकि वो तुम्हें पापोन से मिलने नहीं देते थे इसलिए। नहीं सर, मैंने नहीं मारा बाबा को। तो शुकेंदु श्रोबी को तुमसे मिलने से मना क्यों करता था? क्योंकि शुकेंदु को यह लगता था कि आश्रम की आड़ में विजय और नौरेन प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन? अब नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने जब विजय का इतिहास खंगाला तो आश्रम की आड़ में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश हो गया। विजय और नरेन समेत आश्रम से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अब यह जानने की कोशिश हो रही थी कि सुकेंदु, प्रमिला और सर्वेंट गणेश की हत्या कहीं इसलिए तो नहीं हुई थी क्योंकि सुकेंदु विजय के आश्रम का यह राज जान गया था। हमें तुम पे पहले से ही शक था, लेकिन जब हमें यह पता चला कि तुमने 6-7 साल किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि नासिक की जेल में बिताए थे, तो हमारा शक यकीन में बदल गया। जी सर, मैं जेल में था, लेकिन जब मैं जेल से छूटा तो सुकेंदु दास से मैंने झूठ बोला कि मैं मुक्त हो गया हूँ, आध्यात्मिक हो गया हूँ। उनका विश्वास मेरे ऊपर था तो उन्होंने आश्रम बनवाने के लिए जमीन दे दी और फंड्स भी दिए। और शुकेंदु को तुम दोनों की असलियत पता चल गई। क्यों? मेरी बेटी को बांझ कहता है तू? शर्म नहीं आती तुझे? अरे तो खुद क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। और विजय, तू कितना भरोसा किया था तुझ पर, सोचा था एक अच्छे काम के लिए ये जमीन, ये सब कुछ दे रहा हूं तुझे, लेकिन तूने तो छी 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 छी। सुकेंदु दा ने हमें एक्सपोज करने की ठान ली थी साहब। हमने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं माने। उन्होंने कहा कि आश्रम की जमीन उन्हें तुरंत वापस चाहिए। हमने मनाने की बहुत कोशिश की साहब, कहा ये सब छोड़ देंगे, जमीन वापस कर देंगे, और हमने शुकेंदु दा को मारने का प्लान बनाया साहब। और जमीन के कागजात वापस देने के बहाने उस रात उनको आश्रम में बुला लिया। हम लोग उन्हें मारने ही वाले थे साहब कि अचानक बौद्धि का फोन आ गया। हाँ प्रमिला, बोलो। मैं इधर आश्रम में आया हूँ, बोलो। और बौद्धि को उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ आश्रम में है, इसलिए उस रात हमने उन्हें नहीं मारा साहब, सोचा किसी और दिन मारेंगे। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। नहीं साहब, हमने नहीं मरवाया, हमारा विश्वास करो साहब। तुमने ही उन्हें मरवाया और मोहरा बनाया तांत्रिक को, और अब
शांति को गायब कर दिया क्योंकि तुम्हें यह लगता था कि तुम शांति की वजह से फंस सकते हो। नहीं साहब, हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते साहब, ना किसी से कोई ताल्लुक है। बैनर्जी, ये ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, तोड़ाई करो इनकी। विजय और नरेन ने यह तो स्वीकारा कि वो सुकेंदु की हत्या करने का प्लान बना चुके थे, लेकिन वो अपनी इस बात पर भी अड़े रहे कि सुकेंदु, प्रमिला और सर्वेंट गणेश की हत्या उनकी प्लानिंग के तहत नहीं हुई थी। तो फिर ये हत्याएं किसकी प्लानिंग से हुई थी? शांति कहां गायब थी? और उस तांत्रिक के फरार होने का क्या रहस्य था? पुलिस इन सवालों के तार जोड़ रही थी और जल्द ही उन्हें तांत्रिक से जुड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन मिली। चलो बाबा, चलो। बता। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मैं डर गया था, इसलिए साहब मैं वहां से भाग गया। शांति कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। शांति ये बात जानती थी ना कि तू कहां छिपा है? हाँ साहब, जानती थी, लेकिन साहब मैं उसे क्यों गायब करूंगा? साहब जरूर उसके पति ने ही कुछ किया होगा। उसका पति क्यों गायब करेगा? क्योंकि साहब उसने मुझे शांति के साथ देख लिया था साहब। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी, मेरी शक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। एक युक्ति सुझाता हूं, लेकिन धन लाइयो क्या? जी गुरुजी। ये क्या कर रही तू? मेरे पैसे लुटवा रही है और तुझे तो आज पुलिस में दूंगा। चल छोड़ छोड़। अरे छोड़ो मेरे गुरु को, छोड़ो। को बेवकूफ बनाता है। मेरे गुरु को छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरे गुरु को, छोड़ दो। साहब उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं तो साहब वहां से भाग गया था। तुम्हारी चुप्पी साफ साफ बता रही है कि तुम ही ने शांति को मारा है। औरत अपने आपे से बाहर हो गई थी, मेरे दादा के परिवार को खत्म करना चाहती थी, अजीब अजीब तरह की साधनाएं करती थी, तंग आ गया था उससे। शांति को तो तुमने मारा ही, अपने भाई बौद्धिक गणेश को भी तुमने मारा। नहीं सर, उन्हें मैंने नहीं मारा। सर मुझे लगता है ये मर्डर तांत्रिक नहीं किए होंगे और शांति से वो गुड़िया भी उसने ही करवाई होगी, और सुकेंदु के बंगले में वो जरूर शांति के साथ या शांति के जाने के बाद वहां गया होगा। साहब मानता हूं साहब, मैं शांति के साथ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तू शांति के साथ नहीं गया था, शांति के जाने के बाद गया था। अपना काला जादू सच साबित करने के लिए तूने ही उन तीनों का मर्डर किया। नहीं साहब, मैं शांति के साथ ही गया था, लेकिन बंगले में नहीं घुसा साहब। जा उस खंबे के नीचे जल्दी से काढ़ा, जा जल्दी जा। साहब उसके बाद मैं दीवार के पीछे छुप गया। मैंने देखा कि कंबल ओढ़े एक आदमी बंगले के अंदर जा रहा था। साहब मर्डर उसी ने किया होगा साहब। कौन था वो? साहब अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया साहब। सर अगर तांत्रिक सच बोल रहा है तो कौन हो सकता है वो? कन्हई? वो कन्हई है या कोई और होगा उसी बस्ती का, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताएगा, सच उगलवाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जो लोग भी अपने रेडार पे हैं सबसे अच्छी तरह से दोबारा पूछताछ करते हैं। सर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम ही वहां कमरे में घुसे थे। सर मैं नहीं गया था, वो तुम्हारा ही चेहरा था उसमें। सीसीटीवी फुटेज में तू ही था ना? मैं नहीं था सर। देख सच सच बोल। अगर तू नहीं तो उस सीसीटीवी फुटेज में तेरा भूत है क्या, तो तेरे सेठ के घर में कंबल ओढ़ के घुस रहा है? सीसीटीवी? देख तरुण, तेरा भांडा फूट चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही अपने मालिक, मालकिन और गणेश का कत्ल किया है। हम तो साहब। बनर्जी उगलवाओ से सच। देख तरुण, जब तक तू सच नहीं बोलेगा इसी तरह पिटता रहेगा। बोल। सेठ जी बोलो। सेठ जी हमारा पत्नी का डिलीवरी है सेठ जी, तो 10,000 रुपया उधार दे सकते हैं? मैं तो दे दूंगा उधारी, लेकिन तू चुकाएगा कैसे? आप हमारे दिहाड़ी में से थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा सेठ जी। तेरा दिहाड़ी है 150 रुपया, तेरी औकात नहीं है उधारी चुकाने की। जा। साहब इतना कमाता था, 10,000 रुपया क्या बड़ा बात था उसके लिए, लेकिन उसने साहब हमको नीचा दिखाया। तभी हमने सोचा साहब उसका घर में हम चोरी करेगा। हमको पता था साहब कि वो उसका पत्नी और उसका बेटी शादी में बाहर गया हुआ है और घर में गणेश अकेला होगा।
तरुण तुम? अरे दादा वो नींद नहीं आ रहा था ना, तो सोचा आपके पास समय बिताता हूँ। सेठ जी घर पे नहीं, बाद में आना। अरे गणेश दादा की बोलते हो? चलो सेठ जी घर पे नहीं, बाद में आना। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपने जाल में फंस ही जाता है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है हमारे पास। हाँ, और तुझे क्या लगता है तेरे सेठ ने तुझे चोरी करते पकड़ के तुझे बेइज्जत किया था? नहीं, उल्टा तेरे सेठ ने तेरे पे तरस खा के अपने यहां तुझे दिहाड़ी मजदूर बनाया। इतना ही नहीं, बल्कि तेरी बीवी की डिलीवरी के लिए उसने 10,000 रुपए भी छोड़े थे। कन्हई ने जो तेरे सेठ के यहां से गहने और नकदी चुराए थे, हमने उसके घर से बरामद किए, और उसी सामान में हमें एक लिफाफा मिला जिस लिफाफे के अंदर 10,000 रुपए थे, जो शायद तेरे सेठ ने तेरी बीवी की डिलीवरी के लिए छोड़े होंगे। एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। लेकिन तरुण ने अपराध की शुरुआत हेरा फेरी से की, और जब उसने चोरी की योजना बनाई तो एक नहीं 3-3 हत्याएं कर बैठा। अपराध की गिनती चाहे सीधी हो या उल्टी, जो खुद को अपराध में झोंक देते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है जैसा अंधविश्वास में अपने आप को झोंक कर शांति का हुआ। कहते हैं कि जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन जो आंखें मूंद कर चलते हैं उन्हें गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, जहां एक तरफ यातायात की बेहतरीन सुविधा के साधन हैं, वहीं इसी माध्यम को इस्तेमाल करके कई अपराध भी अंजाम दिए जाते हैं। हमारी आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 24 पर होने वाली चोरियों की घटनाओं से शुरू तो हुई, लेकिन घटना प्रतिघटना में उलझकर एक ऐसा सवाल छोड़ गई कि क्या अपराधी किसी भी सुविधा या सेवा को अपराध का माध्यम बना सकते हैं? मोबाइल फोन कंप्यूटर नहीं आता है, माता जी से कर लो चैट, आज जगराता है। मम्मी, ये हाथ देखो कैसा लग रहा है? तो बहुत सुंदर लग रहा है, और जब तुम पिंक लहंगा पहनोगी ना तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए और हार खरीदा है, वो उस वाले पैकेट में रखा हुआ है। अरे अरे पप्पू बेटा, क्या कर रहे हो? है इतनी जल्दी किस बात की, तुमको बताओ। चीनी का मतलब जानते हो? शुगर। कम हुआ तो मुसीबत, और ज्यादा हुआ तो भी मुसीबत। हाँ, क्या समझे? सही भैया जी, एकदम सही। शिल्पी, शिल्पी बेटा देखिए तो, शिल्पी को चक्कर आ रहे हैं। देखिए शिल्पी को कुछ हो रहा है। शिल्पी, अरे सुनिए ना, शिल्पी को कुछ हो रहा है। जी नहीं, बैग तो एक भी नहीं मिला गाड़ी में। हमारे जीवन भर की कमाई उस बैग में थी, अगर वो हमें नहीं मिला तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब शांत हो जाइए, पहले मुझे शुरू से ये बताइए कि हुआ क्या था। हम लोग अपनी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में सर थोड़ा सा भारी लगने लगा था, और फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब अचानक हम बेहोश हो गए। आपने रास्ते में कहीं कुछ खाया या पिया था? हाँ हाँ, हम लोगों ने नित्य भंडारा में खाना खाया था। नित्य भंडारा? सर ये योगेश शर्मा है। याद है, ये हमें NH24 पे मिला था। 3 अप्रैल को जब भी अपनी बाइकिंग ट्रिप से वापस आ रहा था तो इसे अचानक ब्लैकआउट हो गया और इसका एक्सीडेंट हो गया। और जब इसे होश आया तो इसका मोबाइल, घड़ी, वॉलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। सर इसने भी नित्य भंडारा में ही खाना खाया था। तब हमें लगा कि ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से बेहोश हो गया होगा,
और चोरों ने मौके का फायदा उठा के सब कुछ चुरा लिया। और तब हमारे पास नित्य भंडारा का कोई लिंक भी नहीं था। तरुण, अगर एक आध आदमी के साथ ऐसी कोई घटना होती तो बाई चांस हो सकती थी, लेकिन 3 लोग, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इन सारी लूट और इस भंडारे में। भंडारे के बारे में पता लगाओ। सर, इस भंडारा की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। ये भंडारा पिछले 10 साल से एक ही परिवार चला रहा है और कोई पद्मा नाम की औरत है जो इसे देख रही है। करीब 10 साल पहले नवरात्र के वक्त इस पद्मा के पति का एक्सीडेंट हो गया था। तब इसने मन्नत मांगी थी कि इसके पति अगर जल्दी से ठीक हो गए तो ये हर रोज भंडारा चलाएगी, और तब से अब तक ये भंडारा चल ही रहा है। तरुण, 10 सालों तक इतने सारे लोगों के लिए भंडारा करना कोई आसान काम नहीं है। काफी अमीर फैमिली लगती है। जी सर, और ये भंडारा काफी फेमस भी है। ये मिसाल है आजकल के लोगों के लिए कि कैसे एक पत्नी अपने पति के प्यार और लंबी उम्र के लिए दिन रात मेहनत कर सकती है। अरे, आप जा रहे हैं? हाँ मैडम, पुलिस वाले आए। सर, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। इन चोरियों से हमारे भंडारे का कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। सर, हम खानदानी अमीर हैं, हमें ऐसा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईमानदारी से लोगों को खाना खिलाते हैं और पुण्य कमाते हैं। लेकिन जिन सभी लोगों के साथ लूट की वारदात हुई है, उन सभी ने आपके इस भंडारे में खाना खाया था, और उनकी ब्लड रिपोर्ट ये साबित करती है कि उनके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नशीली दवाई किसी और ने खाने में मिलाई हो। रोज सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर। अब किसकी नीयत कैसी है क्या पता लगता है, कोई भी हो सकता है। आपके भंडारे में खाना बनाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ना तो वो आपकी तरह खानदानी रईस हैं और शायद इतने अच्छे दिल वाले भी नहीं हैं। सर, लेकिन खाना मेरा बेटा बनाता है, आकाश, और उसे किसी चीज की क्या कमी हो सकती है जो ये सब करेगा। कहाँ है आकाश? बुलाइए। वो आज सुबह से दिख नहीं रहा। वो रोज सुबह 5 बजे घर से चला जाता है भंडारे का सामान अरेंज करने। फिर बाद में मैं भी जाके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन आज जब मैं आई तो वो था नहीं। सारा काम आधा अधूरा पड़ा था। आज का खाना मैंने और पप्पू ने बनाया। मैंने उसे ढूंढा, उसके नंबर पे भी कॉल किया, पर उसका फोन अनरीचेबल जा रहा था। बस आता ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा। कई बार सप्लायर्स डिलीवरी लेट कर देते हैं तो खुद ही जाना पड़ता है उसको। कमाल है। पहले जो लोग आपके भंडारे में खाना खाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनके साथ लूट की वारदात होती है, और अब आपका बेटा आकाश जो कि भंडारे में खाना बनाता है वही गायब है। गायब नहीं हुआ, आ जाएगा। अब मैंने कहा ना किसी काम में फंस गया होगा। मम्मी, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ बानी? क्या हुआ? शक की पगडंडी को टटोलते हुए पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस नित्य भंडारा को चलाने वाले परिवार तक पहुंच गई। निश्चल निस्वार्थ ये परिवार पूरी श्रद्धा के साथ इस भंडारे को चला रहा था, लेकिन आकाश की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। भंडारा में खाना खाने के बाद जिस परिवार का सामान लूटा गया था, क्या आकाश की मौत में उनका कोई हाथ था? क्या ये सारा किया धरा आकाश का था, जिसने पकड़े जाने के डर से अपनी जान दे दी? या फिर उन शातिरों का खेल था जो अब समझ चुके थे कि उनका राज पुलिस के सामने खुलने वाला है और उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया? या फिर ये किसी अंदरूनी साजिश की चिंगारी थी जो अब शोला बनकर फट पड़ी थी? सिर्फ लूटपाट का दिखने वाला यह केस आकाश की मौत से एक संगीन मोड़ पर आ गया था। आखिर हाईवे पर होने वाली इन चोरियों की सच्चाई क्या थी? क्या हकीकत में भंडारे से जुड़े लोगों का इससे कोई लेना देना था? आकाश की अचानक हुई मौत के पीछे आखिर कौन से राज दफन थे? पद्मा, संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें आज तक मेरी फिक्र थी ही कब? और आकाश के जिंदा रहते भी तुमने कभी उसकी परवाह ही कहाँ की? जाओ यहां से।
मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकाश की मौत 13 मई को सुबह 5 और 6 के बीच हुई थी। मौत सर पे वार की वजह से ही हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश को पता चल गया था कि इन चोरियों के पीछे कौन है और इसलिए उसे मार दिया गया ताकि ये सच्चाई बाहर ना आ सके? चोरी के माल का कोई क्लू मिला? सर अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन सारे ज्वेलर्स को अलर्ट कर दिया है। अगर कोई ज्वेलरी बेचने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। गुड। तरुण, एक बात और गौर की, आकाश का खून स्टोर रूम में हुआ था। इसका मतलब जिसने भी ये किया है उसकी पहुंच भंडारे के अंदर तक थी, वो भी आराम से। राइट सर, भंडारे के स्टोर रूम में बिना रोक टोक सिर्फ वही जा सकता है जो अंदर काम करता हो। कहीं आकाश के मर्डर के पीछे वहाँ काम करने वाले पप्पू का हाथ तो नहीं? साहब, माता रानी की कसम खा के कहता हूँ साहब, आकाश भैया तो मेरे बड़े भैया जैसे थे। वो हमारे लिए सब कुछ थे साहब। भैया जी, भारी ब्लंडर हो गया। क्या हुआ? नमक ज्यादा गिर गया। अब मम्मी जी तो नौकरी के साथ साथ हमारी जान भी ले लेगी। अरे पप्पू बेटा, काहे छोटी छोटी बात पे फफल जाते हो तुम? रुको, अभी देखो जादू। ये देखो, एक, ये दो, हाँ, इसको 15 मिनट तक रखो, है? सारा नमक सोख लेगा और फिर निकाल लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया जी, आपने तो मेरी नौकरी बचा ली, धन्यवाद। अरे हमारा उपकार मानना छोड़ो, काम में ध्यान दो। है और तो और उस सवेरे हम वहाँ थे भी नहीं। उस दिन हम भंडारे में वहाँ लेट से पहुंचे थे। तो और कौन मार सकता है आकाश को? साहब, आकाश भैया इतने बड़ी आदमी थे कि इनको कोई कैसे मार सकता है। बस यही सोच सोच के हमारा तो कलेजा फटा जा रहा था। ये ले आकाश, पालक। आकाश, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो फिर कितना तेज बुखार है तुझे? आकाश, मुझे बताया क्यों नहीं? और क्या जरूरत थी यहाँ आने की आज? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ला मुझे दे। छोड़िए सब, मैंने कहा ना, छोड़िए सब। तू घर जाके आराम कर, मैं यहाँ पे काम खत्म करके वहीं आती हूँ। नहीं माँ, आप जाओ, मैं सब देख लूंगा। बहुत जिद्दी है तू, हमेशा अपनी बात मनवाता है मेरा बच्चा। ये क्या हो रहा था यहाँ? तुम यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसी जगह पे तुम्हारा भाई और तुम? मार तो तुमने आकाश को बहुत पहले ही दिया था, अब क्या खून के आंसू बहा रही हो? और वैसे भी इतने सालों से मैं भी मरी रही हूँ। तो सभी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया तो दो बातें पता चली। पहली ये कि पप्पू सच बोल रहा, उस दिन वो भंडारे में काफी लेट पहुंचा था। और दूसरी बात ये कि जब हमने आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, पता चला कि वो एक नंबर पे बहुत ज्यादा बात करता था। वो नंबर किसी सीमा शुक्ला के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये उसकी फोटो है जो हमें टेलीफोन कंपनी ने भेजी है। जी, मैंने कभी नहीं देखा इस लड़की को। आकाश कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करता था। भंडारे का रसोइया होने की वजह से उसने कसम खाई थी कि वो मांसाहारी खाना, शराब और लड़की, इन सब चीजों से दूर रहेगा। लेकिन आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। उनके हिसाब से वो लगातार इस लड़की के टच में था। मैं नहीं मानती। इसे जानती हैं? हाँ सर, ये सीमा है और हमारे यहाँ पीजी में रहती है। उसे यहाँ कोई मिलने आता था या उसका किसी के साथ कोई चक्कर? कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने रात में किसी लड़के को उसके साथ उसके कमरे में जाते हुए देखा था और अगली सुबह जैसे मैं पूछने गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बारे में और कोई संदेहास्पद चीज? हाँ सर, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? हाँ सर। इसकी शादी हो चुकी है? सर, मैंने पूछा था पर उसने जवाब नहीं दिया, बात को टाल दिया। ये सीमा इस वक्त कहाँ है? ये तो मैं भी नहीं जानती। आज सुबह से वो मुझे नहीं दिखी। मैं उसे फोन कर रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो घर आया, उसका फोन आया, हमें इत्तला कर दीजिएगा। जी सर। उस समय तो बहुत सुना रही थी तुम, अब क्या हुआ?
नजरें ऊपर भी नहीं हो रही है। देख लिया अपने सपूत की हरकतें, बड़ा साधु बना फिरता था। सर एक शॉकिंग न्यूज़ है, सीमा मिसिंग है। हम उसके घर से होके आ रहे हैं। उसके मकान मालिक का कहना है कि उसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो कल रात से घर भी वापस नहीं आई है। तरुण, पहले आकाश का खून हुआ और जब उसका लिंक सीमा से जुड़ा तो सीमा गायब हो गई। केस उलझता जा रहा है। सर एक बात तो पक्की है, इन दोनों के बीच ताल्लुकात तो थे। अब आकाश की मौत में उसका हाथ है या नहीं ये पता लगाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, भंडारे के आसपास पूछताछ करता हूँ, शायद सीमा को किसी ने वहां देखा हो। तुमने सीमा का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया? जी सर, उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिल गई, मरीवाड़ा के पास के पक्के तालाब की है। हम वही जा रहे हैं। लड़की को देखा कहीं? सर! हाँ साहब, देखा है। कहाँ देखा है? जब आकाश भैया की शोक सभा थी तो मैं उनके घर पे इंतजामों में मदद करने गया था। तब ये लड़की करीब सवेरे 10 बजे शोक सभा खत्म होने के बाद मम्मी जी से मिलने घर पे ही आई थी। आपने हमसे झूठ बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। पप्पू ने हमें सब बता दिया कि उसने आपको और सीमा को देखा था एक साथ, आकाश की मौत के तुरंत बाद। अब बताएंगी झूठ क्यों कहा? हाँ, वो लड़की आई थी मेरे घर पर सर, पर वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला सर, मैंने सब सच बोला है। मैं आकाश की पत्नी हूँ और मेरे पेट में उसका 4 महीने का बच्चा पल रहा है। मैं और आकाश एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी मुलाकात 1 साल पहले हुई, उसके बाद हम एक दूसरे को चाहने लगे। आकाश को 35 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना था, इसलिए उसने अपनी माँ से ये बात छुपाई। इस शादी का कोई सबूत है आपके पास? नहीं सर, कोई सबूत नहीं है। हमने छुप के मंदिर में शादी की थी और अपनी माँ के डर के मारे आकाश ने कोई फोटो भी नहीं खींची। जब मुझे आकाश की मौत के बारे में पता चला तो मैं उसके घर गई थी और मैंने उसकी माँ को सब सच सच बताया, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और मुझे धक्के दे के वहां से निकाल दिया। सर मेरा बेटा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या सबूत है उस लड़की के पास? मुझे पक्का यकीन है वो झूठ बोल रही है। जब उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर अचानक लगा कि आत्महत्या कर देती हूँ। हत्या करने के लिए पानी में कूदी तो एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी क्या गलती है, मैं उसकी जान कैसे ले लूं। किसी तरह पानी में हाथ पैर मार के किनारे तक आई और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है सर। आपको क्या लगता है आकाश को कौन मार सकता है? किसी पे शक है आपको? सर मुझे पूरा यकीन है कि आकाश को वानी ने मारा है। वानी ने? उसकी बहन? जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो नफरत करती थी आकाश से। छोड़ो सर, छोड़ो वानी, आइंदा अगर हाथ लगाए ना छोड़ूंगी तुझे मैं, समझा तू? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप पप्पू से पूछ सकते, बाकी लोगों से पूछ सकते हैं। सबने वो तमाशा देखा था और इतना ही नहीं, जिस रात आकाश की मौत हुई मैंने खुद वानी को भंडारे पे देखा था। सर मैं और आकाश भंडारे के पास एक जगह मिलते थे। आकाश ने मुझे भंडारे में आने के लिए सख्त मना किया हुआ था। मैं वही आकाश का इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत देर इंतजार किया, उसे फोन भी लगाया पर वो नहीं आया। इसके बाद मैं वापस चली गई। दूसरे दिन जब मैं वापस वहां पहुंची तो आकाश की लाश। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ सर, मेरे आकाश को वानी नहीं मारा है।
सर ये सब बकवास है। मैं अपने भाई से नफरत क्यों करूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। और सर हर घर में झगड़ा होता है, नोक-झोंक होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने भाई को जान से मार दिया। अगर ऐसा है तो उस रोज आधी रात को भंडारे में जाने की वजह? सर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और आप लोग को यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? उस रात सीमा भी तो वहीं पर थी। क्या पता उसने आकाश को मार दिया हो। सर ये वाणी तो बड़ी टेढ़ी चीज लगती है। और कहानी में ये सीमा का ट्विस्ट हमें किसी अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। देखा जाए तो आकाश और सीमा एक रिलेशनशिप में, कहीं उन दोनों के बीच कोई अनबन हुई हो तो? तरुण, ये भी तो हो सकता है कि हाईवे पर हो रही चोरियों में वानी का हाथ है, जिसके बारे में आकाश को पता चल गया और वानी नहीं आकाश को। पर बड़ा सवाल यह है कि वानी खुद एक अमीर बाप की बेटी है, जिसे कम से कम पैसों की कमी तो नहीं होगी, फिर वो ये सब चोरियां क्यों करेगी? इस केस में आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी वजह से पुलिस अब तक सच्चाई से दूर थी। इस केस का हर एंगल उन्हें एक ऐसी गली में ले जा रहा था जिसके आगे सिर्फ डेड एंड नजर आ रहा था। इतना तो साफ हो गया था कि परिवार में रिश्ते जहर भरे थे, कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। आखिर आकाश को किसने और क्यों मारा? क्या सीमा अपने और आकाश के रिश्ते के बारे में सच बोल रही थी? हाईवे पर होने वाली चोरियों का राज क्या था? सवाल कई थे लेकिन जवाब के इंतजार में थे। मम्मी जी, मैंने सोचा मेरे बच्चे को आकाश तो नहीं पर कम से कम उसका परिवार मिल जाएगा, बस यही सोच के चले आए। क्या बकवास कर रही हो ये? हाँ चलो निकलो यहाँ से। फातिमा, इसे यहीं रहने दो, हमारी बहू है। इस कलमुई ने हमारे बेटे को फंसाया और आप इसी का साथ दे रहे? तमाशा मत करो, तुम्हारी भंडारे में चलती है वही बहुत है। ये घर मेरा है, मैं निर्णय करूंगा कि यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं। चलो बेटा। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं कहा ना मैंने। चलो बेटा। सर सभी जगह पूछताछ की, इलाके के सभी मंदिरों में भी चेक की, लेकिन सीमा और आकाश की शादी का कोई सबूत नहीं मिला। मुझे लगता है कि सीमा झूठ बोल रही। और वानी के बैंक अकाउंट डिटेल्स? तो वो भी चेक किया, लेकिन उसके अकाउंट में कुछ नहीं मिला, सभी अकाउंट्स खाली है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई, सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस आकाश के नाम है, वानी के नाम पे कुछ भी नहीं। ऐसा क्या? वो भी तो उस घर की बेटी है। जब यही सवाल मैंने उनके फैमिली लॉयर से बोला तो एक नया एंगल सामने आया। क्या? हमें पता चला है कि वानी आपकी नाजायज बेटी है, क्या है सच? जी हाँ, ये सच है। बहुत साल पहले मुझसे गलती हो गई थी, वानी उसी का नतीजा है। मुसीबत तो तब हो गई जब वानी की माँ गुजर गई और उसे मुझे अपने साथ लाना पड़ा। तब पद्मा को मेरे अफेयर के बारे में पता चला, लेकिन मैंने इन्हें माफ कर दिया और वानी को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। घंटा एक्सेप्ट किया इन लोगों ने मुझे। 14 साल से ये लोग जिसे घर बोल रहे हैं वो घर नहीं, एक मकान है, और उस मकान में सड़ रही हूँ मैं। घर दीवारों से नहीं, घर वालों से बनता है, और यहाँ सारे रिश्ते नाते सब कुछ फेक है। वो मेरी सो-कॉल्ड मॉम नफरत करती है मुझसे, मेरी जिंदगी नरक बनाती है। और वो मेरा बाप, साला एक नंबर का डरपोक, वो कभी कुछ नहीं बोलता, एक पैसा तक नहीं देता कि मैं अपने लिए कुछ अरेंज कर सकूं। ये लोग दुनिया के सामने जैसा दिखाते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत चालू हो गई है। वानी की आदतें खराब थी, इसलिए हम में से कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता था। हाँ सर, और इसकी लत भी मुझे इन लोग की वजह से लगी थी। जब आपको आपकी फैमिली में प्यार नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा इंसान? मैंने भी यही किया, इन सब चीजों में अपनी इंपॉर्टेंस बनाई। अपने एडिक्शन का बहाना मुझे मत दो। जब नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिल रहे थे तो भंडारे के खाने में दवा मिला के लोगों को लूटने लगे। जब आकाश को पता चला तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ जिसके साथ आकाश का रिश्ता खराब था। वो मेरा बाप, उसकी भी नहीं बनती थी उससे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था आपका। धन्यवाद, दोबारा आइएगा और यहाँ का लाभ उठाइएगा। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। आकाश, हाँ माँ, तुझे पता है आज भंडारे में लगभग 200 लोग आए थे और कहीं भी जरा सी भी कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, और ये सब सिर्फ तेरी वजह से। थैंक यू माँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तू इन जैसा नहीं है। इन जैसा? क्या मतलब क्या तुम्हारा? क्या बोलना चाहती हो? ये मत भूलो कि ये भंडारा मेरे पैसों से चलता है, क्योंकि मैंने चलने दिया अब तक। अरे तुम्हारी औकात नहीं है एक वक्त की रोटी भी कमा सको। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। माँ से आपको ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तू समझाएगा मुझे? तू समझाएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है? पापा आप भूल रहे हैं कि मैं भी जवान हो चुका हूँ, हाथ पैर मैं भी चला सकता हूँ। 4 लोगों के सामने बेइज्जती करने से अच्छा है कि आप यहाँ से निकल लें।
वानी के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है आकाश को मारने का। घर का और कोई मेंबर तो नहीं बचा। आकाश के पिता महेश? मोटिव का तो पता नहीं, फिर भी चेक करो। कई बार अंधेरे में चलाए तीर भी निशाने पर लग जाता है। सर। मिल गई तसल्ली तुम्हें? इतने साल तक मैंने सच को छुपा के रखा था, मिला दी ना सारी इज्जत मिट्टी में। अच्छा ही हुआ, मैं भी इस नाटक से परेशान हो गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में घुसने की? तू मेरे बेटे की बीवी नहीं, रखेल है रखेल। ये बच्चा भी उस वाणी की तरह नाजायज है और मैं नहीं मानती कि मेरे बेटे का बच्चा है। तो फिर आप जो चाहे कर सकती हैं मेरे साथ, लेकिन मैं ही घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही अपने बच्चे को कुछ होने दूंगी। ए सुन! पुलिस ने महेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को जमा किया, हर सिरे को तलाशा, घर, भंडारा और ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए और हाथ लगे कुछ पुख्ता सबूत। सर, महेश के बारे में इंटरेस्टिंग बातें पता चली। 11 में, मतलब आकाश के मर्डर से 2 दिन पहले, उसके मोबाइल की लोकेशन सीमा के घर की थी। मतलब महेश को सीमा और आकाश के अफेयर के बारे में मालूम था। एक और बात, सीमा के घर के लीज एग्रीमेंट में विटनेस में महेश का नाम है और ये लीज एग्रीमेंट आकाश और सीमा के रिलेशनशिप से बहुत पहले की, करीब 2 साल पहले की। मतलब सीमा ने महेश को भी फांस के रखा हुआ था और महेश उसने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से ही। हो सकता है उसने सोचा हो एक बार तो बीवी को धोखा दे ही दिया, तो एक और बार सही। तरुण, फिर तो पॉसिबल है कि इस मर्डर की वजह ये अफेयर ही। मैं सीमा को बचपन से जानता हूं, वो मेरे दोस्त की बेटी है। मैं तो उसकी मदद कर रहा था सर, ताकि जीवन में वो कुछ कर सके। मेरे दोस्त और उसकी पत्नी के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। क्या आपको सीमा और आकाश के अफेयर के बारे में मालूम था? सर, आकाश के पापा महेश अंकल को हमारे अफेयर के बारे में शुरू से ही पता था। इनफैक्ट शुरू में तो आकाश को ये लगता था कि मेरे और महेश अंकल के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन सर, जब उसे यकीन हो गया कि मेरा और सीमा का रिश्ता बहुत पवित्र है, तो फिर वो दोनों अब एक दूसरे के करीब आ गए। तरुण, वानी के पास सबसे ज्यादा रीजन है आकाश को मारने का। कहीं ये खून उसी ने तो नहीं किया? मुझे नहीं लगता कि अपने खुद के बेटे को मारने के लिए मोटिव काफी है। हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, ये केस तो उलझता जा रहा है, अब वानी मिसिंग है। कब से लापता है वानी? जी, कल से ही। वो कल से लापता है और आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। कैसे बाप आप हैं? वानी तो अपनी ही मर्जी से चलती है सर, वो कहाँ किसी की सुनती है। हमें लगा आ जाएगी, कहीं दूर चली गई होगी। पुलिस ने अब कमर कस ली थी और पूरे जी जान से वो वानी की तहकीकात में जुट गई थी। आकाश की हत्या की गुत्थी अब नए पहलुओं में उलझ रही थी, लेकिन पुलिस हर मुमकिन सुराग को तलाश रही थी। मानी, क्या हुआ तुम्हें? अरे संभालो अपने आप को। मेरा रेप हुआ है। क्या? किसने किया आपके साथ ये सब? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, वो 2 लोग थे। सर, मैं इस घर से दूर जाना चाहती थी। मैं एक गली में पहुंची तो अचानक से पीछे से हमला हुआ। कहां पर हुआ था ये सब? मुझे कुछ याद नहीं। सर प्लीज, आप लोग कुछ मत पूछिए मुझसे। देखिए, हमें आपका फौरन मेडिकल टेस्ट कराना होगा और जो कपड़े आपने उससे... कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाना है। मैं बस भूलना चाहती हूँ इस हादसे को। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करवानी। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। आखिर क्या हुआ था वानी के साथ? क्यों वानी अपने बलात्कारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी? क्या वो कोई राज छिपाना चाहती थी? बाहर से शांत दिखने वाले इस परिवार के अंदर के कोलाहल ने पुलिस की जांच को मुश्किल में डाल दिया था। तरुण, इतना सब होने के बाद भी वानी अपने आप वापस आती है, ना कुछ बताती है और ना ही कोई कंप्लेंट दर्ज करती है। मुझे लग रहा है कि कुछ छुपा रही है, वरना मेडिकल टेस्ट के लिए मना क्यों करती है? सर, हो सकता है कि वानी के साथ रेप हुआ ही ना हो, उसने खुद अपने आप को घायल किया हो ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके और हम उस पर शक ना करें। सर, ये पद्मा जी है, ये आपसे मिलना चाहती है। सर, ये वानी के वो कपड़े जिसमें उसके साथ रेप हुआ था।
इससे आपको असलियत पता चल जाएगी कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं। मुझे तो ये इसका एक और नाटक लग रहा है। शुक्रिया, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको खबर करेंगे। इन कपड़ों को फौरन जांच के लिए भेजिए। अगर वानी के साथ सचमुच रेप हुआ है तो हो सकता है इनमें सीमेन के ट्रेसेस मिले। सर तरुण, जब तक वानी के कपड़ों का डीएनए रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि वो सच बोल रही है या झूठ। तब तक वानी और महेश दोनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, किसी ने चोरी की ज्वेलरी बेचने की कोशिश की और हमारे कांस्टेबल ने ज्वेलरी शॉप ओनर की मदद से उसका स्केच बनवा लिया है। सर, ये तो मुन्ना है। ये हमारे भंडारे में काम किया करता था, लेकिन 8-9 महीने पहले हमने इसे निकाल दिया था। निकालने की वजह? वैसे तो ये आकाश का खास था, लेकिन मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये हमारे भंडारे में से सामान चुराकर बाजार में सस्ते दामों पे बेचा करता था। कि मुन्ना रहता कहाँ? तरुण, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर मुन्ना को इतने महीनों पहले भंडारे से निकाल दिया गया था तो फिर भंडारे के खाने में नशीली दवा मिलाकर हाईवे पर चोरियां कौन कर रहा था? सर, ये भी तो मुमकिन है कि भंडारे में अभी काम करने वाले किसी आदमी को मुन्ना ने अपने साथ मिला लिया। पॉसिबल है। ताला तोड़ दो। अंदर चेक करो अच्छे से, पूरे में। कि एक के बाद एक कई अपराधों के खुलासे हो रहे थे। और क्या आकाश और मुन्ना को मारने वाला शख्स एक ही था? क्या वजह थी जिसके कारण मुन्ना और आकाश को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या इन हत्याओं का वानी से कोई लेना देना था? इन सारे हादसों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे या नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ इस केस के हर पहलू पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुन्ना के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था और जो बियर की बोतल हमने फोरेंसिक्स में भेजी थी उसमें सिर्फ मुन्ना की फिंगरप्रिंट्स मिली। तरुण, महेश ने बताया था कि मुन्ना आकाश का खास आदमी था। वैसे तो ये आकाश का खास था, लेकिन मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चोरी में मुन्ना का ही हाथ था, जिसके बारे में आकाश को पता चल गया और राज छुपाने के लिए मुन्ना ने ही आकाश को मार दिया। लेकिन फिर मुन्ना को किसने मारा? आकाश की पिछले 10 महीने की हिस्ट्री निकालो। पता करो कि नौकरी से निकाले जाने के बाद मुन्ना और आकाश टच में थे या नहीं। सर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। आकाश की एक म्यूजिक कंपनी में जॉब को लेकर बात चल रही थी और वो वहां ज्वाइन भी करने वाला था। इनफैक्ट 12 मई की रात 10 बजे उसने ट्रेन की 2 टिकट्स भी निकाली थी अहमदाबाद जाने की, खुद के लिए और सीमा के लिए। मतलब जिस दिन उसकी हत्या हुई उसकी पिछली रात को वो भागने वाला था, तो फिर भागा क्यों नहीं? तरुण, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो हाईवे पर इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। सर, ये मुन्ना की पड़ोसन है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक अनजान आदमी को मुन्ना के घर आते हुए देखा था। उस आदमी की शक्ल पहचानती हैं? जी सर। स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाओ। सर, चलिए। सर, ये रहा स्केच। मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। उन चोरियों में मेरा ही हाथ था सर। भंडारे में जो भी थोड़ा पैसे वाला दिखता था। मुन्ना को नौकरी से निकालना भी मेरा ही प्लान था, ताकि मैं उसे इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं। कई सालों से भंडारा चला रहे हो ना, तो इतने सालों के बाद ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि लोगों को लूटने की नौबत आ गई? सांस लेना मुश्किल हो गया था मेरा, सिर्फ एक गलती की वजह से। कौन सी गलती? ये भंडारा जो है सारी दुनिया के सामने पति पत्नी के प्रेम की निशानी था, और दरअसल था वो एक तमाचा जो मेरे मुंह पर रोज पड़ता था। उसने मेरी नाजायज बेटी वानी को घर के अंदर तो ले लिया, पर कभी अपनाया नहीं, न खुद उसके पास गई, न मुझे उसके पास जाने दिया। तभी मैंने तय कर लिया कि ये भंडारा बंद करके उसका सर शर्म से नीचे झुका दूंगा। और किसी और को पता न चले इसलिए मुन्ना को भी मार दिया? मैंने मुन्ना को नहीं मारा, मैं तो उससे चोरियां करवाता था बस। 17 मई को कहां थे? हापुड़ में था सर। सर, मुझे पता है आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपने तरीके से पता कर सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। 17 तारीख को पूरा दिन वो हापुड़ के होटल में ही था। मुझे नहीं लगता कि मुन्ना के खून में उसका हाथ है। सर, एक और बात, वानी के कपड़ों की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, उससे प्रूव होता है कि उसके साथ रेप हुआ था।
इसका मतलब वानी जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस दिन वानी गायब हुई थी उसी शाम को मुन्ना की हत्या हुई थी और अगले दिन वानी वापस आ गई थी। तरुण, टाइम आ गया है कि टेढ़ी उंगली से सच को बाहर निकाला जाए। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। वानी के कपड़ों पे मिला सीमेंट मुन्ना के डीएनए से मैच करता है। हाँ सर, मुन्ना मेरे ही हाथों मर गया और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो जीने के लायक ही नहीं था। लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारा ड्रग सप्लायर था ना, तो ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मुन्ना को नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने दूसरे ड्रग सप्लायर से ड्रग लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। पर कुछ दिन के बाद मैंने उस सप्लायर को फोन किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था और सर मुझे तलब लग रही थी। फिर उसी बीच मुझे पप्पू मिला और पप्पू ये बात अच्छे से जानता था कि जब मुझे तलब लगती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसी ने मुझे मुन्ना के पास ले जाने का ऑफर दिया और वहां पर टॉप क्वालिटी है, आजकल तुम जो यूज करती हो ना उससे बहुत अच्छी। टॉप क्वालिटी ही यूज करती हूँ। बोलिया, कौन है बाप मेरा? फायदा उठाया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी वो चुपके चुपके भंडारे में आया करता था मेरे बाप से मिलने, और ये बात पप्पू को पता थी। तो तुमने इस रेप का पूरा सच और मुन्ना की मौत की बात हमें तब क्यों नहीं बताई थी? मैं डर गई थी, मैं वहां से जान बचा के भागी। मुझे नहीं पता था कि मुन्ना मर चुका है। वो तो बाद में पप्पू ने मुझे बताया कि मुन्ना की मौत हो गई है, और सर उसी ने मुझे बोला कि हम दोनों की भलाई चुप रहने में है, तो इसीलिए सर मैंने कुछ भी नहीं बोला। चल, सच सच बता, क्यों किया इतना घिनौना कांड? साहब, वो वानी नाजायज थी, पर फिर भी उसमें बहुत अकड़ थी। साहब, आकाश भैया मेरे लिए सब कुछ थे। तब मैंने और मुन्ना ने मिलकर वानी को सबक सिखाने का सोचा, ताकि उसकी अकड़ तोड़ सको। तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि इन चोरियों में महेश का हाथ है? हाँ साहब, अगर ये बात मैं किसी को भी पता था तो मेरी नौकरी चले जाती, और वैसे भी आकाश भैया के बात को पता चल चुका था साहब। और क्या क्या मालूम है तुझे? देख, सच सच बताना। आकाश भैया ने मरने के एक दिन पहले मुझे एक राज की बात बताई थी कि वो ये सब चीज छोड़कर सीमा भाभी के साथ कहीं दूर चले जाना चाहते। उनको एक अच्छी ऑफर भी मिली थी किसी एक अच्छे कंपनी से साहब। और किसको पता ये बात? शायद उन्होंने पद्मा जी को बताया था। हाँ सर, बताया था उसने मुझे। अब तू भी मेरा दिल तोड़कर जाएगा? शायद मेरी किस्मत ही। नहीं माँ, मैंने सोचा जरूर था, पर मैं कर नहीं पाया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ, आपके पास ही रहूंगा। सच? हाँ। एक तू ही तो है मेरे पास। फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर मैं अपने कमरे में चली गई और अगले दिन सुबह मेरा बेटा। सर, अगर ये पद्मा सच बोल रही है और आकाश ने नौकरी के लिए जाने से और घर छोड़ने से सच में मना कर दिया था, तो फिर तो एक ही शख्स बचता है। कोई और रास्ता नहीं बचा था सर मेरे पास। बिना शादी के बच्चा कैसे पैदा करती? मैं और आकाश यहाँ से जाने वाले थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन आकाश, आकाश, तुम घर क्यों नहीं आए? मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हम जाने वाले थे ना आज। सॉरी सीमा, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। नहीं जा सकता मतलब? क्या बोल रहे तुम? एक नाजायज बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे बच्चे को तुम्हारे नाम की जरूरत है आकाश। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि अबॉर्शन करा लो। बाद में मैंने उस रॉड को नाले में फेंक दिया। अपने बच्चे को बाप का नाम दिलाने के चक्कर में तुमने उसके सर से बाप का साया ही हटा दिया। एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगर इंसान अपनी सोच को, अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करे तो मामले सुलझ सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।